नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। राजस्थान आरपीएससी द्वारा जो द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसके प्रश्नों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला का एक प्रश्न आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं। साथियों देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न का स्रोत क्या है, यानी कि किस पेपर में आया। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड और जीके का ये जो है प्रश्न, जीके के प्रश्न पत्र का ये प्रश्न है। और साथ ही अगर हम बात करें, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 29/1/2023 को जो प्रश्न हुआ था। साथियों एक पेपर कैंसिल हो गया था आरपीएससी का, जो दोबारा हुआ था जनवरी माह में। अगर हम बात करें, ये उसी प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। इंपॉर्टेंट बात यह कि सबसे पहले तो वो क्या पूछ रहा है, उद्देशिका, जिसको अगर हम बात करें सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो पहले तो हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि जो आपके सामने उद्देशिका है इसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए, जिससे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सके। दूसरा कह रहा है कि आपके सामने प्रस्तावना की क्या पूछ रहा है, विशेषता। कौन सी विशेषता आपके सामने निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। देखिए वापस मैंने कहा ना, वर्तमान में एग्जामिनर संविधान में वर्णित शब्दों को टारगेट कर रहा है, और यहां भी आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना की विशेषता मतलब प्रस्तावना में लिखे गए शब्द या उनका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। साथियों तो देखिए, विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है, मतलब इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ ये होता है कि हमारे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब अधिकांश लोगों को सिंपल वे में बोलते ही ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा, या फिर उत्तर उनको पता हो गया होगा। लेकिन साथियों हम यही नहीं रुकेंगे, अब हम यहां से इसकी आगे व्याख्या करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे के कक्षा कार्यक्रम को। देखिए अगर हम बात करें संप्रभु, सेकुलर, गणतंत्र और समाजवादी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी जानते हैं, मैं अंत में बता भी दूंगा। लेकिन मेन बात है उद्देशिका या प्रस्तावना, जिससे यहां से इन चारों चीजों के से प्रश्न बना है। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें उद्देशिका, या जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं। देखिए प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों के साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों इसे आप 2 से 3 बार सुनिएगा, ये पूरी प्रस्तावना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इन विशेषताओं में आपसे कौन सी विशेषता पूछी गई है उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं सीधा। देखिए आपकी हम बात करें भारत की प्रकृति हमारे यहां पर बताई गई है प्रस्तावना के अंदर कि साहब भारत कैसा होगा, भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी। तो सबसे पहले कहा गया है कि भारत आपके सामने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, साथ ही में कहा गया है कि समाजवादी, तीसरा है पंथनिरपेक्ष, और चौथा है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है गणराज्य। देखिए
आपके सामने 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5, जो भारत की प्रकृति को दर्शाते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है या स्वयं लेने की क्षमता रखता है। साथियों, अगला समाजवादी। इसमें 3 पॉइंट अपन एबीसी करके पढ़ते हैं। पहला, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा, आय की असमानता को कम करना। और तीसरा है हमारे यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि देखिए आपके सामने जहां हम बात करें सहकारी, मतलब माफ कीजिएगा सरकारी और प्राइवेट, यानी कि हम बात करें दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थात हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें सरकारी तंत्र भी है, निजी तंत्र भी है और संयुक्त उपक्रम भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर तीनों प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। अगला है लोकतंत्रात्मक, माफ कीजिएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, देखिए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वे सत्ता का प्रयोग हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए साथियों, सत्ता का प्रयोग होता है, उपयोग तो हमेशा अगर हम बात करें किसी वस्तु का होता है, सत्ता का हमेशा प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखिएगा। देखिए गणराज्य, ये हमारे यहां पर इस बात को प्रकट करता है। गणराज्य जिसको अपन कहते हैं गणतंत्र। अब गणराज्य या गणतंत्र देखिए, यानी कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर कैसा होता है, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। वंशानुगत न होकर कैसा होता है साथियों, निर्वाचित होता है। वहीं पे अगर हम बात करें वह देश गणराज्य या गणतंत्र कहलाता है। तो प्रश्न अब यहां से अपना अगला ये भी है कि भारत गणराज्य या गणतंत्र कब बना, तो साथियों 26 जनवरी 1950 को। अब आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 को कैसे बना? दो चीजें हैं साथियों, एक तो भारतीय संविधान लागू होता है, संविधान क्या होता है, लागू होता है, आधिकारिक तौर पे अगर हम बात करें स्थिति को लागू किया जाता है। दूसरी अगर अपन बात करें, दिख रहा होगा आपको पॉइंट्स, बिल्कुल। दूसरा अगर अपन बात करें, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है, निर्वाचन पहले संपन्न हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति का जो ये आपके सामने निर्वाचन है वो आपके सामने 24 आपके सामने निर्वाचन 24 जनवरी को ही हो जाता है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। यानी कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर संविधान सभा की जो आपके सामने अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक साथियों 24 जनवरी को होती है। कई बार आपने पढ़ा होगा, याद रखना, संविधान निर्माण की अंतिम बैठक आपके सामने 26 नवंबर 1949 है और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे हम बात करें व्यक्ति विशेष जो प्रकांड विद्वान हैं वो कह देते हैं कि दोनों एक ही हैं, एक नहीं है साथियों, दोनों अलग अलग हैं। संविधान निर्माण की बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो जाती है, इसके बाद में संविधान सभा की बैठकें चलती रहती हैं। चलिए अब हम बात करें, आपके सामने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। किस तारीख को किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद में 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो उसी तारीख से एक तो हमारा संविधान लागू हो जाता है और राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करता है तब हमारा देश गणराज्य या गणतंत्र हो जाता है। यानी कि अब हमारे यहाँ पर राजा के बाद राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि एक हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी प्रकार हमारा राष्ट्र क्या बन जाता है? गणराज्य बन जाता है साथियों। बाकी के अर्थ मैंने आपको बता दी, लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपसे परीक्षा में
अगर आपसे परीक्षा में आपके सामने यहाँ से कोई क्रम पूछ लिया जाए, कहा जाए कि संपूर्ण पूर्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों का क्रम क्या है? तो देखिए साथियों, इन शब्दों का क्रम याद करने के लिए सबसे पहले तो एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक का आपको अनुसरण करना है। ट्रिक क्या है? संपूर्ण समाज पंथ के लोग, संपूर्ण समाज पंथ के लोग। देखिए संपूर्ण समाज पंथ के लोग, जब आप इस ट्रिक को 2-3 बार बोलेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी, पूरे शब्द याद नहीं होंगे। और याद रखना, ये RAS 2013 में शब्दों का क्रम पूछना स्टार्ट किया था RPSC ने। RAS 2013 के अंदर किसने? RPSC ने पहली बार आपके सामने शब्दों का क्रम पूछना स्टार्ट किया था। तब से लेकर अब तक ये सवाल आ रहा है, और वर्तमान में एग्जामिनर ने तो इस पैटर्न को ऐसा पकड़ लिया है कि जब भी उसे लगता है कि इस एग्जाम में मुझे मेरिट कम लानी है, मेरिट कम रखनी है, फटक देसी वो 2 से 3 प्रश्न ऐसे दे देता है। बच्चा फिर क्या होता है, परेशान हो जाता है कि अब मैं शब्द पढ़ूं, क्रम पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। तो इन सभी का समाधान हमारे पास है साथियों, बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट देखते रहिए। चलिए देखिए, संपूर्ण से होगा संपूर्ण समाज पंथ के लोग, संपूर्ण से होगा संपूर्ण पूर्व संपन्न, समाज से होगा समाजवादी, पंथ से होगा पंथ निरपेक्ष, लो से होगा लोकतंत्रात्मक, गै से होगा गणराज्य। तो साथियों आप जो है इन शब्दों का अनुसरण भी करें, मतलब अनुकरण भी करें, उच्चारण भी करें, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो अक्सर आपको बोलने से जल्दी याद होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके सामने पूरा का पूरा ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न को लेकर अब आपके आगे से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों, इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आज ही हमारे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार के अन्य कंटेंट आपके सामने, अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न भी हम लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन पहले एक बार द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के सभी प्रश्नों का हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, और फिर हम दूसरे आपके लेकर आएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।